हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और क्या हाल चाल है? अब धीरे धीरे रिश्ता जुड़ता चला जा रहा है दोस्त। वीडियो बनाने में भी मजा आ रहा है। जैसे जैसे आपसे जुड़ता जा रहा हूं ऐसा लग रहा है जैसे आपके गोल से जुड़ता जा रहा हूं। हर दिन ये लगता है कि क्या नया था। तो एक ऐसा टॉपिक है जो काम तो बेटा आप लोगों का है, लेकिन ये काम भी मैं ही उठाने के लिए तैयार हूं। आज मैं एक ऐसा टॉपिक उठा रहा हूं जिसमें से ज्यादातर कोई न्यूमेरिकल्स तो नहीं आते, लेकिन ये बेस है सीबीएसई में बुक 2 और 3 का और आईएससी में बुक 2 का, दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंट्स। कई बार ये होता है कि बच्चे ने कैश फ्लो किया हुआ है, रेशियो एनालिसिस किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, बट उसे कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही नहीं आता। भाई, कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है बच्चा? ये हमारे लिए एबीसीडी है। ये तो वो चीज है जो वॉइस रिकॉर्डर में डालकर हर दिन आपको सुननी, हर दिन सुननी है, बिकॉज इसके एक भी टर्म में आपको कोई भी एक टर्म के साथ भी लोचा है बच्चा तो आपका हर चैप्टर हिला हुआ है। आप किसी भी करंट असेट या करंट लायबिलिटी या किसी टर्म को नहीं पहचान रहे हैं तो ना आपको रेशियो एनालिसिस में कॉन्फिडेंस आने वाला है, ना आपको कैश फ्लो में कॉन्फिडेंस आने वाला है, और शेयर्स में तो आजकल फॉर्मेट भी पूछ दिया जाता है कंपनी की बैलेंस शीट का, तो आपका हर चैप्टर हिला हुआ सा है। तो मैंने कहा कि भैया इस फॉर्मेट को मैं आपके साथ जुड़कर आपको याद ही करा दूं, जिससे कि आपका काम खत्म हो जाए। देखो, बार बार देखने से कुछ नहीं होता है, इसलिए मैं आज आपको वीडियो दिखाने की बजाय आपको रटवाने पे भी ध्यान दे रहा हूं। टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज टॉपिक का नाम है भैया। और आज मेरा काम बस इसमें यह है कि आपको फॉर्मेट बताना और उसे रटवाना, साथ साथ रटवाना, बिकॉज आप इसको टालेंगे, आप इसको टालेंगे, या आप इसको सिर्फ लव एट फर्स्ट साइट की तरीके से आप इसे देख लेंगे और थोड़े दिन में वो लव एट फर्स्ट साइट खत्म हो जाएगा और फिर हम बैक टू जीरो आ जाएंगे भैया। तो बैक टू बी जीरो नहीं आना है और हमें करना है। तो चलिए सर, आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। चल बेटा, नहीं, मैं शुरुआत में बता दूं, जहां तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल है भैया, इसके दायरे में इनकम स्टेटमेंट आता है, इनकम स्टेटमेंट आता है और बैलेंस शीट आती है। इस दायरे में क्या आता है? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आती है। तो भैया दो चीजें यहां कवर करनी है। वन इज इनकम स्टेटमेंट और दूसरा है बेटा बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? आज मैं जिस चीज को कवर कर रहा हूं मेरे बच्चा, वो है कंपनी की बैलेंस शीट। किसकी बैलेंस शीट? इट इज बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज, इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। में आज कंपनी की बैलेंस शीट को पहले याद करा रहे हैं, बिकॉज इट इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है तो नहीं, लेकिन हम लोग उसे ना याद करके उसे बना लेते हैं। हम सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बच्चा ये तो याद ही करनी पड़ेगी यदि आप अपना पूरा कॉर्पोरेट अकाउंट सॉलिड रखना चाहते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए। तो बेटा आज मैं किस चीज के किस फॉर्मेट पे काम कर रहा हूं? बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे काम कर रहा हूं। कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बेटा याद रखना, वैसे भी आप जानते हैं बैलेंस शीट क्या है। गौर सर 11th से जानते हैं, बैलेंस शीट इज अ पोजिशनल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। बैलेंस शीट क्या है? कंपनी का एक पोजिशनल स्टेटमेंट है जो एक गिवन डे पर, जो एक गिवन डेट पर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्रेस करता है। तो बैलेंस शीट क्या है सर? बैलेंस शीट एक कंपनी का पोजिशनल स्टेटमेंट है जो ऑन अ गिवन डेट, जो ऑन अ पर्टिकुलर डेट पर कंपनी की पोजीशन को दिखाता है सर। ये बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। आप जानते हैं बैलेंस शीट में क्लास 11th में एक तरफ हम लोग सारी लायबिलिटीज लिखते थे और एक तरफ असेट्स लिखते थे। बेटा आप जानते हो लायबिलिटीज को सोर्स ऑफ मनी कहते हैं और असेट्स को रिसोर्स कहते हैं। लायबिलिटीज को क्या कहते हैं बच्चा? सोर्स ऑफ मनी कहते हैं। बिकॉज 11th में आपने पढ़ा था कि बेटा हमारे पास पैसा कहां से आता है? सी प्लस एल से। सी मीन्स कैपिटल से आता है और एल मीन्स लायबिलिटीज से आता है। और बेटा इस पैसे से हम क्या खरीदते हैं बेटा? असेट्स खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं बेटा? असेट। तो बताओ बेटा पैसा आता कहां है बेटा? कहां से आता है? कैपिटल एंड लायबिलिटीज से। और ये जो पैसा हमने इकट्ठा किया, ये बेटा हम किस
किस पर खर्च करते हैं? असेट्स पर। इसलिए सर कैपिटल और लायबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ मनी। क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ मनी। भैया कैपिटल और लायबिलिटीज से बिजनेस को पैसा मिलता है, और असेट्स को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? रिसोर्स। रिसोर्स। इसका मतलब बेटा जितना हमारा सोर्स होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा? रिसोर्स। इसी कारण से बेटा हमारी दोनों साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट क्लास 11th में मैच किया करती थी। बट क्लास 11th में या जो पार्टनरशिप में बैलेंस शीट बनती है वो टी फॉर्म में बनती है बेटा। उसमें तो आप जानते हैं एक तरफ होती है लायबिलिटी और एक तरफ होती है बेटा असेट्स। लेकिन कॉर्पोरेट्स में ऐसा नहीं होता बेटा। यहां पर जो कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये वर्टिकल है। ये बेटा क्या है? वर्टिकल है और अब्रिज्ड फॉर्म में है। अब्रिज्ड फॉर्म में है। इसका जो एक्सप्लेनेशन होती है कंपनी की बैलेंस शीट में, हमें जो भी एक्सप्लेनेशन दिखानी होती है वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं, नोट्स टू अकाउंट में दिखानी होती है। मतलब हमें बैलेंस शीट विद हेडिंग्स अलग बनानी पड़ती है, और जो उनकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो डिटेल्स हैं, वो अलग नोट्स टू अकाउंट में बनाना पड़ता है। मतलब कंपनी की बैलेंस शीट अलग बनती है और उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए जो नोट्स टू अकाउंट हैं बेटा वो अलग बनाए जाते हैं। जबकि ये चीज बेटा ये चीज पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में या सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट में नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में एक तरफ बेटा लायबिलिटी साइड होती है बच्चा, और एक तरफ असेट साइड होती है, और हम इसे बैलेंस शीट कहते हैं। बट कॉर्पोरेट में वर्टिकल बैलेंस शीट बनाई जाती है, इस तरीके से बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती है। पॉइंट नंबर 2। सर और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट के बारे में क्या कहेंगे? तो बेटा पहली चीज क्लियर हुई, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनाई जाती है बेटा, और इसके बैलेंस शीट के अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए आपको अलग से नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं किया जाता। ओके। और सर और क्या अंतर है? बेटा जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें जो भी आप फिगर्स दिखाते हैं, जो भी आप सारे अकाउंटिंग फिगर्स दिखाते हैं, वो सिर्फ करेंट ईयर के होते हैं। कब के होते हैं बेटा? करेंट ईयर के होते हैं। बट बेटा कंपनी की बैलेंस शीट में आपको करेंट ईयर और लास्ट ईयर दोनों के फिगर्स दिखाने होते हैं। तो पहली चीज क्या हुई बेटा? कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल ऑर्डर में बनती है। दूसरी चीज बेटा क्लियर हुई कि बैलेंस शीट अब्रिज्ड फॉर्म में बनती है बेटा। अब्रिज्ड फॉर्म में बनती है, समराइज्ड फॉर्म में बनती है, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग से नोट्स टू अकाउंट में दिखाई जाती है। तीसरी है बेटा जो चीज पार्टनरशिप की बैलेंस शीट से और सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट से अलग है। यहां पर बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में सिर्फ करंट ईयर के फिगर्स दिखाए जाते हैं, बट यहां पर सर करंट ईयर एज वेल एज लास्ट ईयर दोनों के फिगर्स दिखाए जाते हैं। और सर और भी कुछ फैक्ट बताएंगे आप कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में? बेटा कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में एक चीज और कहूंगा कि बेटा कंपनी की बैलेंस शीट अक्रूअल बेसिस पर बनती है बेटा। किस बेसिस पर बनती है बेटा? अक्रूअल बेसिस पर बनती है। इज इट क्लियर? अक्रूअल बेसिस पर बनती है बेटा। कंपनी की बैलेंस शीट दो बेसिस आपने क्लास 11th में पढ़े थे, कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस। तो बेटा याद रखना कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा अक्रूअल बेसिस पर बनती है। किस पर बनती है बेटा? अक्रूअल बेसिस पर बनाई जाती है। और बेटा कंपनी की बैलेंस शीट को हम शेड्यूल 3 भी कहते हैं। शेड्यूल 3 के नाम से भी कहते हैं। तो कुछ लोग कंपनी की बैलेंस शीट ही नहीं बोलते, क्या नाम बोलते? शेड्यूल 3 बना दो, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट बना दो। तो कंपनी की बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में दिया गया है। कंपनी की बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में दिया गया है सर। तो इसीलिए सर लोग कंपनी की बैलेंस शीट को शेड्यूल 3 के नाम से पुकारते। ओके, अब आ जाएं फॉर्मेट पर। तो बेटा याद रखना कंपनी की बैलेंस शीट में करंट ईयर का भी फिगर दिखाया जाता है और लास्ट ईयर का फिगर्स दिखाया जाता है। दूसरी बात याद रखना कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल ऑर्डर में बनती है। तीसरी बात बेटा याद रखना कंपनी की बैलेंस शीट अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग पर चलती है। किस बेसिस पर? अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग पर चलती है।
इज इट क्लियर? यहां कैश बेसिस लागू नहीं होता। और बेटा अगली बात याद रखना, कंपनी की बैलेंस शीट को शेड्यूल 3 में 3 के नाम से भी पुकारा जाता है, बिकॉज इसका जो फॉर्मेट है ये कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में दिया है। तो लोग कंपनी की बैलेंस शीट को शेड्यूल 3 भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शेड्यूल 3 भी कहते हैं। बोलो बेटा। और जहां तक कंपनी की बैलेंस शीट किस ऑर्डर में बनाई जाती है, इज इट क्लियर? किस ऑर्डर में बैलेंस शीट बनाई जाती है, इज इट क्लियर? आप जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लास 11th में आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे, क्लास 11th में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा, क्लास 12th में आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, इज इट क्लियर भैया? तो आप बैलेंस शीट को दो ऑर्डर्स में बनाते हैं, एक लिक्विडिटी के ऑर्डर में और एक एक परमानेंसी के ऑर्डर में। तो भैया कंपनी की बैलेंस शीट दो ऑर्डर्स में बनाई जाती है, एक है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, और दूसरा है बेटा इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। तो बताइए कंपनी की बैलेंस शीट, सॉरी, नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, जो बैलेंस शीट्स होती हैं, वो कितने ऑर्डर में बनती हैं बेटा? दो ऑर्डर में बनती हैं। एक तो होता है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, और एक इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में बेटा क्या होता है, इज इट क्लियर? जो करेंट असेट्स हैं बेटा, करेंट असेट्स ऊपर लिखी जाती हैं और नॉन करेंट असेट्स नीचे लिखी जाती हैं। और बेटा करंट लायबिलिटी ऊपर लिखी जाती हैं और नॉन करंट लायबिलिटी बेटा नीचे लिखी जाती हैं, और कैपिटल सबसे नीचे लिखी जाती है। तो जब आप कंपनी की बैलेंस शीट इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनाते हैं तो बच्चा पहले आप करंट असेट्स दिखाते हैं, फिर नॉन करंट असेट्स दिखाते हैं। मतलब आप लिक्विड असेट्स को ऊपर दिखाते हैं और जो परमानेंट असेट्स हैं उन्हें आप नीचे दिखाते हैं। और जहां तक लायबिलिटीज का सवाल है, आप बेटा करंट लायबिलिटी को सबसे पहले दिखाते हैं और फिर आप नॉन करंट लायबिलिटी दिखाते हैं, और सबसे एंड में बेटा क्या दिखाते हैं? कैपिटल। लेकिन बेटा इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी में ये ऑर्डर बिल्कुल बदल जाता है बेटा। इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी में आप सबसे ऊपर क्या दिखाते हैं? नॉन करंट असेट, फिर करंट असेट। और वहां और जहां तक लायबिलिटीज का सवाल है, आप ऊपर दिखाते हैं कैपिटल, दैट इज शेयर कैपिटल। यदि मैं कंपनी की बात करूं, कैपिटल दिखाते हैं, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी। तो बेटा जब हम इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी बनाते हैं तो नॉन करंट असेट्स की ज्यादा लाइफ है तो उसे ऊपर रखते हैं, करंट असेट्स की लाइफ कम है तो नीचे रखते हैं। जहां तक लायबिलिटीज का सवाल है, कैपिटल की सबसे ज्यादा लाइफ है, सबसे ऊपर लिखते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी की लाइफ उससे कम है तो उसको दूसरे नंबर पे लिखते हैं, और करंट लायबिलिटी की लाइफ तो 1 साल या उससे कम है तो उसको सबसे नीचे लिखते हैं। अच्छा गॉड सर, ये तो आपने बताया बैलेंस शीट बनाने का ऑर्डर, कंपनी की बैलेंस शीट किस ऑर्डर में बनती है? तो बेटा याद रखना, कंपनी की बैलेंस शीट इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी बनती है। किसमें बनती बेटा? इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी बनती है। कंपनी की बैलेंस शीट इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी नहीं बनती, इट इज प्रिपेयर्ड इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। तो बेटा याद रखना, कंपनी की बैलेंस शीट में हम अक्रूअल कॉन्सेप्ट बेसिस अपनाते हैं बेटा। और दूसरी बात बेटा, कंपनी की बैलेंस शीट इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी बनती है। चलिए बेटा, क्या क्या कंपनी की बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है, आइए बेटा नेक्स्ट उसको देख। बेटा जहां तक कंपनी की बैलेंस शीट का सवाल है बेटा, इसके अंदर 4 कॉलम बनाए जाते हैं। पहला कॉलम बेटा पर्टिकुलर्स का है, दूसरा कॉलम नोट नंबर का है, तीसरा का कॉलम फिगर्स, करेंट ईयर के फिगर्स। बेटा करेंट ईयर बेटा पहले लिखा जाता है, और बेटा लास्ट ईयर के फिगर्स चौथे नंबर पे दिखाए जाते हैं। इसका मतलब कितने कॉलम हो गए बेटा? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। और बेटा याद रखना, कंपनी की बैलेंस शीट की बेटा कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर आपको शेड्यूल 3 लिखना चाहिए, शेड्यूल 3 लिखना चाहिए, बैलेंस शीट लिखना चाहिए। और बैलेंस शीट ऑन अ गिवन डे बनाई जाती तो एज ऑन 31 मार्च जो भी ईयर लिखना चाहिए। तो बैलेंस शीट के सामने नीचे क्या लिखा जाता है? एज ऑन। टॉप पे क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए? शेड्यूल 3। अब आइए
सर कंपनी की बैलेंस शीट मैंने आपसे कहा वर्टिकल ऑर्डर में बनती है। सबसे पहले आप क्या बना दिखाते हैं, लाइबिलिटीज। कंपनी की भाषा में लाइबिलिटी साइड को हम लोग इक्विटी एंड लाइबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी कहते हैं। और कंपनी की बैलेंस शीट में बच्चा 4 तरीके की लाइबिलिटीज होती है। कंपनी की बैलेंस शीट में कितने तरीके की लाइबिलिटी होती है बेटा, 4 तरीके की लाइबिलिटी होती हैं। क्या नाम है बेटा उनके, बेटा पहली तो कंपनी की लाइबिलिटी साइड को सिर्फ लाइबिलिटी साइड नहीं कहते बेटा, व्हाट डू वी कॉल इट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। व्हाट डू वी कॉल इट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। 4 तरीके की लाइबिलिटीज होती है बेटा कंपनी में। पहली लाइबिलिटी को हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड। क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। सो द नंबर 1 लाइबिलिटी इज बेटा शेयर होल्डर्स फंड। ओके, नंबर 2 पर है बेटा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर्स एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब वो शेयर होल्डर्स जिन्होंने कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, लेकिन बेटा अभी उनका अलॉटमेंट पेंडिंग है। मतलब यहां उस लाइबिलिटी को लिखते हैं सर उस कि जहां पर शेयर होल्डर्स ने कंपनी से शेयर्स के लिए अप्लाई किया है बच्चा, लेकिन अभी शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं, अभी अलॉटमेंट क्या है, पेंडिंग। तो दूसरी लाइबिलिटी का नाम क्या हो गया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और बेटा तीसरी लाइबिलिटी का नाम क्या है बेटा, नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्या नाम है बेटा, नॉन करेंट लाइबिलिटी। और बेटा चौथी लाइबिलिटी का नाम क्या है बेटा, करेंट लाइबिलिटी। क्या नाम है बेटा, करेंट लाइबिलिटी। तो बताओ बेटा कौन कौन सी 4 लाइबिलिटी हुई। नंबर वन शेयर होल्डर फंड। देन दूसरी लाइबिलिटी का नाम शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। रटते रहना मेरे साथ साथ, मैं आपको रटा ही रहा हूं। इज इट क्लियर। तीसरा बेटा क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्या है बेटा, नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी। और बेटा चौथी लाइबिलिटी का नाम क्या है, करेंट लाइबिलिटी। तो यदि आपसे बोर्ड में पूछ दिया जाए कि लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं, कंपनी की बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के नाम बताइए, तो बेटा आप क्या क्या नाम बताएंगे। नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नंबर 3 नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नंबर 3 इट इज नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड नंबर 4 इज करेंट लाइबिलिटीज। तो कंपनी में कितनी तरीके की लाइबिलिटीज हुई। सो कंपनी की लाइबिलिटीज का क्या क्लासिफिकेशन है। सो कंपनीज लाइबिलिटीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नंबर 3 नॉन करेंट लाइबिलिटी। नंबर 4 करेंट लाइबिलिटी। आप बेटा इस ऑर्डर को देखेंगे, शेयर कैपिटल की लाइफ सबसे ज्यादा है, सबसे ऊपर। सर जी नॉन करेंट लाइबिलिटी की लाइफ उससे कम है, तो उसके सर नीचे, और करेंट लाइबिलिटी की लाइफ 1 साल से कम होती है, तो बेटा वो सबसे नीचे दिखाई जाती है। बिकॉज कंपनीज बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। तो बताइए व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड द लाइबिलिटीज साइड। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द इक्विटी एंड द लाइबिलिटीज साइड। क्लासिफिकेशन इज नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नंबर 3 नॉन करेंट लाइबिलिटी। नंबर 4 करेंट लाइबिलिटीज। ओके, और सर अगला बात बताइए, कंपनी की असेट्स का क्या क्लासिफिकेशन है। कंपनी की असेट्स कितने तरीके की होती हैं बेटा। बेटा कंपनी की असेट्स सिर्फ 2 ही तरीके की होती हैं बेटा। क्या क्या, नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट। नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट। तो बेटा कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द असेट साइड, इज इट क्लियर, तो आप कहेंगे असेट्स आर क्लासिफाइड इनटू नॉन करेंट असेट। assets are classified into non
करेंट असेट्स एंड करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स। ओके, तो भैया बताइए मोटे तौर पर कंपनी की 4 लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन क्या है? कंपनीज की लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन क्या है? तो बेटा your answer will be shareholders fund, share application money pending allotment, non-current liabilities and current liabilities. क्लियर बेटा? चलिए अब बेटा फर्दर एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। अब जो जो इनके अंदर बेटा, अब आप अंदर की तरफ जाते हैं और सर शेयर होल्डर्स फंड के क्या क्या सब हेडिंग्स हैं? शेयर होल्डर्स फंड की क्या सब हेडिंग्स हैं बेटा? समझने के लिए शेयर होल्डर्स फंड के कितने बच्चे हैं बेटा? शेयर होल्डर्स फंड के 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम क्या है बेटा? शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर्स फंड के बेटा कितने बच्चे हैं? कितने? 3। पहले बच्चे का नाम क्या बेटा? शेयर कैपिटल। दूसरे बच्चे का नाम क्या है? रिजर्वेंट सरप्लस। और तीसरा बच्चा जिसका बेटा कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है बट नाम तो याद करना ही पड़ता है, दैट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो बताओ बेटा शेयर होल्डर्स फंड की क्या सब हेडिंग्स हैं? या सिंपल भाषा में बोलूं, शेयर होल्डर्स फंड के बच्चों के नाम बताइए। शेयर होल्डर्स फंड के बेटा 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम क्या बेटा? शेयर कैपिटल। दूसरे बच्चे का नाम क्या है बेटा? रिजर्वेंट सरप्लस। रिजर्वेंट सरप्लस। और तीसरे बच्चे का नाम बेटा, बस प्रैक्टिकल इसका कोई यूज नहीं है, बस ये नाम के लिए ही आईएससी और सीबीएसई या बोर्ड एग्जाम्स में है। इसके ऊपर कोई फर्दर क्वेश्चन सिलेबस के दायरे में नहीं है। तीसरे बच्चे का नाम क्या बेटा? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर। तो बताइए सर शेयर होल्डर्स फंड के 3 बच्चों के नाम बताइए। शेयर होल्डर्स फंड के 3 बच्चों के नाम बताइए बेटा। पहले बच्चे का नाम क्या है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। और सर ये शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है? सर ये शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है बेटा? बेटा शेयर कैपिटल 4 तरीके की हो सकती बेटा, 3 तरीके की हो सकती है। नंबर 1 ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब बेटा मैक्सिमम कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल बेटा वो कैपिटल है, वो मैक्सिमम कैपिटल है। इज इट क्लियर? जो ये बताती है कि कंपनी मैक्सिमम इतना पैसा पब्लिक से रेज कर सकती है। मैक्सिमम इतना पैसा पब्लिक से रेज कर सकती है। और बेटा इस कैपिटल का जिक्र मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में भी होता है। ये बेटा मैक्सिमम कैपिटल है, जिसे बेटा रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी लोग कह लेते हैं। तो ऑथराइज कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल। इसके बियॉन्ड कोई भी कंपनी सर पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती। तो बताओ बेटा पहली कैपिटल का नाम क्या बेटा? तो बताओ बेटा शेयर कैपिटल में सबसे पहली कैपिटल का नाम क्या बेटा? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ओके ओके बेटा इसे लिखकर डबल लाइन कर देना, क्योंकि बस बेटा ये डिस्क्लोज की जाती है। क्या की जाती है? डिस्क्लोज की जाती है। अगली बेटा कैपिटल है इश्यूड शेयर कैपिटल। अगली कैपिटल क्या है बेटा? इश्यूड शेयर कैपिटल। ये बेटा वो कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट, वो हिस्सा जो कंपनी पब्लिक में अभी रेस करना चाहती है। अभी रेस करना चाहती, किया नहीं है, रेस करना चाहती है। तो इश्यूड का मतलब ये नहीं कि इश्यू कर दिया, इश्यूड का मतलब इश्यू करना चाहती है। ऐसी कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं? इश्यूड शेयर कैपिटल। फॉर इंस्टेंस एक कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ है, मतलब कंपनी कितना पैसा पब्लिक से ले सकती है? 1 करोड़। बट अभी कंपनी 10 लाख रुपए ही पब्लिक से लेना चाहती है, लेना चाहती है। दैट इज व्हाट वी कॉल इश्यूड शेयर कैपिटल। तो ये कैपिटल वो नहीं है जो कंपनी ने इश्यू कर दी है, ये वो है जो इश्यू करना चाहती है। अब बेटा हम तो बेटा 10 लाख शेयर बेचना चाहते हैं बेटा, इसे इश्यूड कहते हैं। अब बेटा पब्लिक चाहे तो इससे ज्यादा के लिए अप्लाई कर सकती है, और पब्लिक चाहे तो बेटा इससे कम के लिए अप्लाई कर सकती है। इज इट क्लियर? तो जिस कैपिटल के लिए पब्लिक सब्सक्राइब करती है, एप्लीकेशन भेजती है बेटा, तो बेटा उसे क्या कहते हैं?
सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं बेटा? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। व्हाट डू वी कॉल इट? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्लियर भैया? तो ये वो कैपिटल, वो इश्यूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने क्या किया है? सब्सक्राइब किया है। बेटा ये दो तरीके की हो सकती है। नंबर वन, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। क्या बेटा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। और दूसरी हो सकती है बेटा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। क्या हो सकती है? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। तो बेटा बताइए, शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है? नंबर वन, गॉड्स आर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इट इज अ मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम द पब्लिक. Second one is issued capital. This is the part of the authorized capital which company is willing to issue in the public. That is called issued share capital. And the third one is subscribed share capital. ये वो कैपिटल का, ये issued capital, ये वो कैपिटल का पार्ट है जिसे पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है. सब्सक्राइब कैपिटल दो तरीके की हो सकती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड. अब बेटा बहुत लोग कंपनी से शेयर्स के लिए तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन बेटा कंपनी में अप्लाई तो कर देते हैं बेटा, एप्लीकेशन के समय तो पैसा दे देते हैं, लेकिन बाद का पैसा मांगने पर भी नहीं देते हैं, मांगने पर भी नहीं देते हैं, ड्यू करने पर भी नहीं देते हैं. तो कंपनी इस पैसे को क्या कहती है जो मांगने पे भी नहीं मिलता? उसे कहती है कॉल्स इन अरियर. क्या कहती है बेटा? कॉल्स इन अरियर. याद रखना बेटा, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर इसका मतलब वो कैपिटल, वो पैसा जो कंपनी शेयर होल्डर से मांग रही है, बट शेयर होल्डर बच्चा वो पैसे का रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं बेटा. कंपनी पैसा ड्यू कर रही है, एप्लीकेशन का तो पैसा दे दिया, लेकिन आगे का पैसा कंपनी ड्यू कर रही है एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, वो आंसर ही नहीं दे रहे हैं. तो कंपनी इस पैसे को क्या कहेगी? कॉल्स इन अरियर. मतलब वो पैसा मांगने पर भी अभी नहीं मिला है. और कॉल्स इन अरियर बेटा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड में से क्या कर देंगे? माइनस. अच्छा बेटा एक बात बताओ, रिपीटेडली मांगने पर भी एक शेयर होल्डर्स पैसा ना दे तो कंपनी क्या करेगी? भैया आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन के समय पैसा दे दिया, लेकिन बाद का पैसा आप नहीं दे रहे हैं और आप कॉल्स इन अरियर कर रहे हैं. बताओ बेटा कंपनी क्या करेगी? सर कंपनी क्या करेगी कि अपने शेयर्स वापस ले लेगी, अपने शेयर्स रिटेन कर लेगी, अपने शेयर जब्त कर लेगी, मतलब शेयर्स को फॉरफीट कर लेगी. क्या कर लेगी? फॉरफीट कर लेगी. इसलिए बेटा फॉरफीटेड शेयर्स का कोई भी पैसा है बेटा, शेयर्स का बेटा जो भी बैलेंस है उसे बेटा क्या कर देना? ऐड कर देना. क्या कर देना? ऐड कर देना. तो बताइए बेटा शेयर होल्डर्स फंड के कितने बच्चे हैं? गौर सर 3 बच्चे हैं. सर बच्चों के नाम क्या क्या हैं? गौर सर पहले बच्चे का नाम शेयर कैपिटल है, दूसरे बच्चे का नाम रिजर्व एंड सरप्लस है, तीसरे का बच्चा बेटा बस नाम का ही बच्चा है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट तीसरा बच्चा है. बेटा गॉड सर पहले बच्चे की बेटा सर स्टोरी बताइए. बेटा पहला बच्चा शेयर कैपिटल है. बेटा शेयर कैपिटल कई तरीके की होती है. पहली ऑथराइज शेयर कैपिटल बेटा इसे लिखकर बस इसे दिखाया जाता है बेटा, डिस्क्लोज किया जाता है, बट इसकी कोई प्रैक्टिकल वो नहीं है बेटा. अगली कैपिटल इश्यूड शेयर कैपिटल, वो शेयर कैपिटल जो भैया कंपनी इश्यू करना चाहती है. सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल वो शेयर जिनके लिए शेयर होल्डर्स ने क्या किया है? सब्सक्राइब किया है, कंपनी को पैसा दिया है. सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल बेटा दो तरीके की हो सकती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट
फुली पेड। इज इट क्लियर बेटा? और यदि कुछ पैसा मांगने के बाद भी शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया तो बेटा मांगा लेकिन नहीं मिला, ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इस पैसे को कॉल्स इन अरियर कहते हैं। बेटा ये शेयर कैपिटल में माइनस कर देना, क्या कर देना? माइनस कर देना। और बेटा जब यदि रिपीटेडली मांगने पर भी शेयर होल्डर्स पैसा नहीं देते हैं तो बेटा कंपनी अपने शेयर रिटेन कर लेती है, फॉरफीट कर लेती है, और फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस होता है बेटा वो यहां क्या होता है? ऐड। इन चीजों को आप और जानेंगे जब हम लोग शेयर चैप्टर को कवर करेंगे। आज तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी आपको सिखा रहा हूं। चलिए, और सर अगला क्या है? अगला क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो बेटा शेयर कैपिटल का ये सब क्लियर हो गया, याद हो गया? हो गया ना? हाँ जी। अगला है बेटा रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा इसमें क्या क्या जाएगा बोलो? रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या जाएगा? बेटा कोई भी रिजर्व हो, कोई भी क्या हो बेटा? रिजर्व हो। जैसे कोई भी रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हो, जैसे जनरल रिजर्व हो, या सिक्योरिटी प्रीमियम हो, या डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो, बेटा कोई भी कैपिटल रिजर्व हो, कोई भी कैपिटल रिजर्व हो, कोई भी क्या हो बेटा? कैपिटल रिजर्व हो, कोई भी बेटा और भी रिजर्व हो जो कंपनी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बनाती, अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बनाती है, वो सारे रिजर्व कहां आएंगे बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस। ये तो बेटा मैंने कुछ नाम आपको याद कराने के लिए बोले। सारे रिजर्व जो कंपनी अपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने फ्यूचर को इंश्योर करने के लिए बनाती है, व्हाट डू वी कॉल इट? रिजर्व। व्हाट डू वी कॉल इट? रिजर्व। बेटा तो मैंने कुछ नाम लिख दिए कि बेटा जनरल रिजर्व कहां जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम, बेटा इस पे ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम इट इज आल्सो पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। सर कोई इस तरीके का नाम हो, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, बताओ बेटा है क्या? रिजर्व। तो बेटा कहां जाएगा? रिजर्व में ही जाएगा। अच्छा सर कैपिटल रिजर्व है, नाम के आगे क्या लिखा है? रिजर्व। तो कहां जाएगा? रिजर्व में जाएगा। अच्छा गॉड सर यदि प्रॉफिट हो या लॉस हो तो, प्रॉफिट या लॉस हो तो बताइए बेटा कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस को बेटा, प्रॉफिट को हम लोग क्या कहते हैं? सरप्लस। क्या कहते हैं बेटा? सरप्लस। प्रॉफिट है या लॉस है तो कहां जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। और मेरे बेटा कुछ ऐसे खर्चों से पाला पड़ जाता है बच्चा, कुछ खर्चों से पाला पड़ जाता है, लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या अंडरराइटर कमीशन। अब बताओ बेटा खर्चे दे दिए जाते हैं, बैलेंस शीट में खर्चे कहां दिखाएं भैया? तो खर्चे कहीं नहीं दिखा सकते, बस उन्हें क्या कर सकते हैं? उन्हें राइट ऑफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? राइट ऑफ कर सकते हैं। किससे? रिजर्व एंड सरप्लस से। रिजर्व एंड सरप्लस से। सर कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? मोटे तौर पर बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और अंडर राइटर कमीशन। तो बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और अंडरराइटर कमीशन, बेटा इन दो खर्चों से पाला पड़े या कोई और भी खर्च दिखे या नुकसान दिखाई दे, कहां ले जाओगे बैलेंस शीट में बच्चा? बैलेंस शीट में कहां खर्चे दिखाएंगे? कहीं नहीं दिखा सकते ना। तो क्या करेंगे? खर्चे का नाम आ जाए उसे रिजर्व एंड सरप्लस में से सेट ऑफ कर दें। ठीक है। सर तीसरी शेयर होल्डर्स फंड में तीसरा नाम क्या है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। बस ये नाम ही है, इसकी एक्सप्लेनेशन बोर्ड्स में रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। नेक्स्ट वन इज सर अगली लाइबिलिटी का नाम क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बेटा इसकी कोई सब हेडिंग नहीं है, इसका कोई सब हेड नहीं, क्योंकि इसके कोई बच्चे नहीं है, तो बस ये लिखा ही जाता है बस। अगली है बेटा नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्या है बेटा?
नॉन करंट लायबिलिटी। बेटा ये तो आपको याद हो गया कि अगली नॉन करंट लायबिलिटी है, लेकिन बेटा याद रखना कंपनी की बैलेंस शीट में ऑर्डर नहीं बदला जा सकता। कई बार हमारे कॉमर्स के बच्चे झक्के आ जाते हैं कि नहीं सर हम ऊपर नीचे लिख दें। अरे ऐसे कैसे लिख दोगे ऊपर नीचे, ये कंपनी का बैलेंस शीट है, कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, शेड्यूल 3 में दिया है। अरे तुम्हारी मर्जी से दुनिया तो नहीं चल रही भाई, ये कंपनीज एक्ट में गिवन फॉर्मेट है, आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो गौर सर कैसे याद करें, अरे एक्रोनिम बना लो ना। क्या करो, नॉन करंट लायबिलिटी मत बोलो, इसे क्या बोलो, एलडीओएल। क्या बोलो, एलडीओएल बोलो। तो नॉन करंट लायबिलिटी के साथ क्या बोलो, एलडीओएल। गौर सर इससे क्या होगा, एलडीओएल से क्या होगा, इससे ऑर्डर नहीं भूलोगे आप। एल का मतलब क्या है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। एल का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। गौर सर डी का मतलब क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डी का मतलब क्या है बेटा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो बताइए सर, नॉन करंट लायबिलिटी को हम लोग क्या बोले, एलडीओएल। एल का मतलब क्या है, एलडीओएल में एल का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डी का मतलब क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और सर इसकी एक्सप्लेनेशन बताओ। बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है बोर्ड में, तो मैं वक्त जाया नहीं करूंगा। हाँ टॉपिक के एंड में आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। नेक्स्ट वन बेटा, ओ का मतलब क्या है बेटा, ओ का मतलब है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और एल का मतलब क्या है बेटा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसका मतलब भैया नॉन करंट लायबिलिटी को कैसे याद किया जाए, एलडीओएल। एलडीओएल, एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डी स्टैंड्स फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ स्टैंड्स फॉर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और एल का मतलब लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एलडीओएल। एलडीओएल, एल मीन्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डी मीन्स डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ मीन्स अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और एल मीन्स लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। याद हो गया ना, अभी ऑर्डर नहीं गड़बड़ होगा। सर ऑर्डर गड़बड़ हो गया, बेटा गया, ऐसी गड़बड़ी हो जाएगी बेटा। जिस दिन मैं शर्ट के ऊपर बनियान पहन के आ जाऊं, वो कह दूं दोनों ही तो पहने हुए हैं सर, बनियान है, लेकिन बेटा ऑर्डर में होना चाहिए, पहले बनियान और फिर शर्ट होनी चाहिए। समझिए, ऑर्डर गड़बड़ाने से आप समझ सकते हो क्या क्या हो सकता है। तो बेटा समझ लीजिए, नॉन करंट लायबिलिटी को हम लोग कैसे याद करेंगे, एल डी ओ एल। एल को फिर धीरे धीरे एल डी ओ एल, एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डी स्टैंड्स फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ स्टैंड्स फॉर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है गौर सर, याद हो गया। नॉन करंट लायबिलिटी को हम एलडीओएल बोलेंगे, और एलडीओएल बोलेंगे सर, और एल का मतलब है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डी का मतलब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ का मतलब अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और एल का मतलब लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और सर अब ये भी बता दो, इनके कितने कितने बच्चे हैं, इनके लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब क्या है, इज इट क्लियर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये जो नाम है ये सारे कॉर्पोरेट नेम्स हैं। ये बेटा जो नाम है बेटा ये क्या है, कॉर्पोरेट नेम्स हैं। तो भैया कॉर्पोरेट की भाषा में क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बेटा बट इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, इसके पार्ट क्या क्या हैं, चलिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या होता है बेटा, बेटा बैंक लोन। क्या क्या होगा बेटा, बैंक लोन। हाँ बेटा, तो बताओ बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आएगा बेटा, बैंक लोन। और
तो बेटा इसमें क्या आएगा बेटा, बैंक लोन और टर्म लोन और मॉर्गेज लोन और डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट। तो बताइए बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में गौर सर क्या क्या लिखेंगे? बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या चीजें आती हैं? बैंक लोन इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, टर्म लोन इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मॉर्गेज लोन इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो बेटा चाहे बैंक लोन हो, चाहे टर्म लोन हो, चाहे मॉर्गेज लोन हो, और बेटा डिबेंचर हो चाहे पब्लिक डिपॉजिट हो, डिबेंचर हो या पब्लिक डिपॉजिट, इन बेटा सभी का कॉर्पोरेट नाम क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो बताइए लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है? बैंक लोन, क्या बेटा? बैंक लोन, टर्म लोन, मॉर्गेज लोन, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट। डिबेंचर एंड पब्लिक डिपॉजिट, ये बेटा सब क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। लॉन्ग टर्म क्या है बेटा? बोरोइंग्स हैं। तो चलो याद करें सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या है? और सर बैंक लोन, टर्म लोन, मॉर्गेज लोन, डिबेंचर एंड पब्लिक डिपॉजिट्स आर, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और सर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या बेटा? इसकी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्या आएगा बेटा? एक बस नाम याद कर लो बेटा, इसका नाम क्या है? प्रीमियम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो बताइए भैया, अदर करेंट लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का कोई एक एग्जाम्पल तो बता दो बेटा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ओके गौर सर। गौर सर एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होता है बेटा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या है बेटा? ये वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं जो कंपनी ने एक साल के बियॉन्ड होने वाले किसी भी ऑब्लिगेशंस के लिए तैयार किए हैं। तो बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजन वो प्रोविजन है जो इस साल नहीं, सर आगे आने वाले वक्त में होने वाले ऑब्लिगेशंस के लिए बनाए गए हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और सर इसके भी नाम बता दीजिए बेटा। कोई भी प्रोविडेंट फंड बनाया है, क्या बनाया है? प्रोविडेंट फंड, पीएफ नाम जानते हैं, प्रोविडेंट फंड। क्या? प्रोविडेंट फंड बनाया है। आप इसको प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड भी कह सकते हैं। तो कोई भी प्रोविडेंट फंड है या सोशल सिक्योरिटी फंड है, या क्या है? सोशल सिक्योरिटी फंड है, तो हम उसे क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और सर ये सोशल सिक्योरिटी फंड क्या होते हैं बेटा? जो भी इंप्लॉइज किसी फर्म में काम करते हैं उनके भविष्य को सेव कर रखने के लिए पार्टनरशिप फर्म क्या बनाती है? प्रोविडेंट फंड। क्या बनाती है? प्रोविडेंट फंड। और कौन से फंड उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए बना सकती है? पेंशन फंड। कौन सा फंड? पेंशन फंड बना सकती है, या ग्रेच्युटी फंड बना सकती है। कोई भी फंड बना सकती है, बट यूजुअली जो नाम आता है बेटा, इट इज प्रोविडेंट फंड। कौन सा फंड बेटा? प्रोविडेंट फंड। सो नॉन करंट लाइबिलिटीज को बेटा हम LDOL कहते हैं। एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके अंदर आता है बैंक लोन, टर्म लोन, मॉर्गेज लोन, डिबेंचर एंड पब्लिक डिपॉजिट। डेफर्ड, डी स्टैंड्स फॉर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। बेटा इसके अंडर में कुछ नहीं करते। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या डाल देंगे? प्रीमियम। क्या बेटा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या क्या लिखेंगे? प्रोविडेंट फंड या कोई भी सोशल सिक्योरिटी फंड लाइक पेंशन फंड या ग्रेच्युटी फंड या कोई भी सोशल वेलफेयर फंड। बोलो बेटा, क्लियर? जी सर। चलिए अब बेटा चौथी लाइबिलिटी क्या है बेटा?
चौथी लायबिलिटी बेटा क्या है? चौथी लायबिलिटी को बेटा हम लोग करेंट लायबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? करेंट लायबिलिटी कहते हैं। बेटा करंट लायबिलिटी तो आपको याद रहेगा बच्चा, लेकिन बेटा इसका भी एक्रोनिम बना देते हैं, STOS। याद करना, क्या याद करना? STOS। करंट लायबिलिटी को क्या बोलना? करंट लायबिलिटी तो आपको याद रहेगा बेटा, उसकी बजाय पर क्या टर्म यूज करना? STOS। 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 एस। अब कहेंगे एस क्या है? बताओ बेटा, एल क्या था? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो एस क्या होगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या होती हैं? इज इट क्लियर? शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, लोन पेएबल ऑन डिमांड, loan payable on demand, and current maturity. Current maturities of long term borrowings. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोल दे रहा हूं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो पहले बताइए बेटा, करंट लाइबिलिटी को हम लोग प्रिसाइजली क्या बोलते हैं? STOS। एस मींस शॉर्ट टर्म बोरोइंग। एस मींस शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सर कुछ नाम तो बताइए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या है? बेटा हम लोग याद कर रहे हैं, पहली बताओ बेटा, बैंक ओवर ड्राफ्ट। क्या बेटा? बैंक ओवर ड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। लोन पेबल ऑन डिमांड। लोन पेबल ऑन डिमांड, वो लोन जो डिमांड पर पे करना है, या करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। मतलब माना आपने 10 साल के लिए डिवेंचर इश्यू किए हैं। बच्चा बताओ, मैंने अभी क्या बताया था? डिवेंचर इज अ, सर अभी अभी आपने बताया था डिवेंचर इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डिवेंचर इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बेटा 10 साल के लिए आपने डिवेंचर इश्यू किए हैं, तो बेटा 9 साल तक ये डिवेंचर्स क्या रहेंगे? 9 साल के लिए ये डिवेंचर क्या रहेंगे बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग रहेंगे। और बेटा 10वें साल इनकी क्या, कौन सा ईयर आ जाएगा? मैच्योरिटी ईयर आ जाएगा। कौन सा ईयर आ जाएगा? मैच्योरिटी ईयर आ जाएगा। मतलब वो साल आ जाएगा जिस साल इन डिवेंचर्स का पैसा कंपनी को वापस करना है। मतलब वो लायबिलिटी साल भर के दायरे के अंदर आ गई कि नहीं आ गई? तो वही डिवेंचर जो 9 साल तक क्या थे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वही डिवेंचर 10वें साल में मैच्योरिटी ईयर में क्या बन जाएंगे? करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। मतलब ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग बन जाएंगे। मतलब कंपनी ने 10 साल के लिए डिवेंचर इश्यू किए, 9 साल वो डिवेंचर क्या रहेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और 10वें साल मैच्योरिटी ईयर में वो क्या बन जाएंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्या बन जाएंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। चलो बच्चा याद करते हैं, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या क्या आएगा? गॉड सर, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन पेबल ऑन डिमांड, एंड current maturities of long term liability। arguing वो long term liability जिसकी मैच्योरिटी डेट करंट ईयर के दौरान है, वो क्या बन जाएगी? अब वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं रहेगी बच्चा, वो अपने मैच्योरिटी ईयर में क्या बन जाएगी? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ओके गॉड सर। गॉड सर ये ट्रेड पेएबल क्या है? ट्रेड पेएबल क्या है? बेटा ट्रेड पेबल क्या है? बेटा क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को बेटा यदि मैं मर्ज कर दूं तो उसी को क्या कहते हैं? ट्रेड पेबल। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर कॉल्ड ट्रेड पेबल। सो बताइए ट्रेड पेबल क्या है? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर कॉल्ड ट्रेड पेबल्स। ओके गॉड सर। अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी
बेटा अदर करंट, तो बेटा करंट लाइबिलिटी मींस STOS, S मींस शॉर्ट टर्म बोरोइंग, T मींस ट्रेड पेबल, O का मतलब क्या बेटा? अदर है बेटा। STOS, O मींस अदर। सर अदर करंट लाइबिलिटीज क्या हैं? तो बच्चा याद रखना, अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आते हैं बेटा? वैसे तो दो ही टर्म आते हैं, लेकिन बेटा हमारे बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा टर्म को बदलकर पूछते हैं और हमारी टर्मोलॉजी हम लोगों की बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि हमने 11th में बहुत कम बच्चे मेहनत करते हैं। तो बेटा बताओ अदर करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? बेटा कोई भी अमाउंट अनपेड हो, बेटा कोई भी अमाउंट अनक्लेम्ड हो, कोई भी अमाउंट बेटा आउटस्टैंडिंग हो, कोई भी बेटा एक्सपेंसेस अक्रू एंड ड्यू हो, कोई भी एक्सपेंसेस अक्रू एंड ड्यू हो, कोई भी एक्सपेंसेस अक्रू एंड नॉट ड्यू हो, एंड बेटा मैच्योर्ड डिबेंचर, मैच्योर्ड डिबेंचर्स, यस बेटा क्या हो गए? ये बेटा हमारे क्या कहलाएंगे? अदर करंट लायबिलिटी। अभी पूरा नहीं हुआ है, तो बताओ बेटा अदर करंट लायबिलिटी का पहला एस्पेक्ट क्या है बेटा? कोई भी लायबिलिटी बच्चा क्या हो? अनपेड हो। क्या हो? अनपेड हो, अनक्लेम्ड हो, आउटस्टैंडिंग हो, कोई भी एक्सपेंसेस अक्रू एंड ड्यू हो, या कोई भी एक्सपेंसेस अक्रू एंड नॉट ड्यू हो, या कोई भी मैच्योर्ड क्या हो? डिवेंचर्स हो। कोई भी मैच्योर्ड क्या हो? डिवेंचर्स हो। मतलब डिवेंचर्स मैच्योर हो गए, अब उनका पेमेंट करना है। बेटा ये सारी लायबिलिटीज को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? अदर करंट लायबिलिटी। तो बोलो बेटा अदर करंट लायबिलिटी कौन कौन सी हुई? और सर कोई भी अनपेड हो, अनक्लेम्ड हो, आउटस्टैंडिंग हो, कोई भी अनपेड हो, अनक्लेम्ड हो, आउटस्टैंडिंग हो, अक्रू एंड ड्यू हो, अक्रू एंड नॉट ड्यू हो, या मैच्योर्ड डिबेंचर्स हो। बेटा नाम अलग अलग हैं, सबका मतलब तो एक ही है बेटा कि पेमेंट करना है, लेकिन अभी किया नहीं है। यदि आप पांचों का एक सिनोनिम पूछे मुझसे कि पांचों को एक नाम ही बताना है, तो मैं कहूंगा आउटस्टैंडिंग। क्या कहूंगा? आउटस्टैंडिंग। और सभी बच्चे जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी एंड इट इज अ अदर करंट लायबिलिटी। और बेटा और गॉड सर इसमें और क्या है अदर करंट लायबिलिटी में? बेटा प्रीपेड एडवांस इनकम। क्या बेटा? एडवांस इनकम एंड कॉल्स इन एडवांस, एंड कॉल्स इन एडवांस। बेटा एडवांस इनकम, कोई भी इनकम जो एडवांस में मिल गई है, या कॉल्स इन एडवांस का मतलब है बेटा शेयर होल्डर से पैसा एडवांस मिल गया है। क्या मिल गया बेटा? एडवांस मिल गया है, तो वो क्या मानी जाएगी? अदर करंट लायबिलिटी। तो बोलो बेटा अदर करंट लायबिलिटी के क्या एस्पेक्ट हैं? दो एस्पेक्ट हैं। पहला है आउटस्टैंडिंग एस्पेक्ट और दूसरा है एडवांस एस्पेक्ट। आउटस्टैंडिंग एस्पेक्ट में क्या क्या है बेटा? अनपेड, अनक्लेम्ड, आउटस्टैंडिंग, अक्रू एंड ड्यू, अक्रू एंड नॉट ड्यू। और एडवांस एस्पेक्ट में क्या है बेटा? एडवांस इनकम एंड कॉल्स इन एडवांस। बेटा अब लास्ट में फिर एस आ गया बेटा, STOS। एस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, टी स्टैंड्स फॉर ट्रेड पेबल, ओ स्टैंड्स फॉर अदर करंट लायबिलिटी, एस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और सर ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है? सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो आपने बता दिए, प्रोविडेंट फंड वगैरह। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है बेटा? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और रिपेयर। बेटा आपने यदि कोई प्रोविजन किसके लिए बनाया है? प्रोविजन बनाया है टैक्सेशन के लिए और रिपेयर के लिए, मतलब करंट ईयर में टैक्स पे करने के लिए या करंट ईयर में होने वाली किसी रिपेयर के लिए, तो बेटा हम इसे क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म
प्रोविजन। तो बोलो मेरे बच्चा, करंट लायबिलिटी क्या क्या होती है? करंट लायबिलिटी को हम लोग याद करेंगे STOS। एस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आएगा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्या क्या आएगा, वरना किताब से भी आप देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग से क्या आएगा बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लोन पेएबल ऑन डिमांड। अच्छा गॉड सर, ट्रेड पेबल क्या होते हैं? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर कॉल्ड ट्रेड पेबल। अदर करंट लायबिलिटी क्या है? वैसे तो दो ही होती हैं सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एडवांस इनकम। 11th में आपने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, भैया किसी का पैसा देना है, और एडवांस का मतलब किसी से पहले ले लिया है। अरे पहले ले लिया तो आपका ऑब्लिगेशन तो अभी जिंदा है ना बच्चा। तो क्या क्या इसमें होगा बेटा? तो एक आउटस्टैंडिंग है, लेकिन बेटा कंपनीज की भाषा में आउटस्टैंडिंग को अनपेड भी कहते हैं, अनक्लेम्ड भी कहते हैं, अक्रू एंड ड्यू भी कहते हैं, अक्रू एंड नॉट ड्यू भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, एंड मैच्योर्ड डिबेंचर्स भी कह सकते हैं। और बेटा एडवांस इनकम को हम एडवांस इनकम भी कह सकते हैं और कॉल्स इन एडवांस भी कह सकते हैं। और ये बेटा किसका पार्ट है? अदर करेंट लायबिलिटीज। एंड बेटा लास्ट क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लास्ट क्या है बेटा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसमें क्या क्या आएगा? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड रिपेयर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड रिपेयर आएगा। बोलो बच्चा, क्लियर? क्लियर? रटा रहा हूं मैं? क्लियर हो रहा है सब? चलिए आइए बेटा, अब हम असेट्स पर निगाह डाल। असेट्स आपको आसान लगेगी बेटा। असेट्स बेटा दो तरीके की होती हैं, नॉन करेंट असेट। और सर जैसे आपने LDOL और STOS बताया, ऐसी नॉन करेंट असेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? PNDLO। क्या याद करो, पहले एक्रोनिम याद करो। PNDLO क्या कहेंगे? PNDLO। क्या? PNDLO। पहले एक्रोनिम याद करो। हाँ, क्या याद कर लिया? और सर याद हो गया PNDLO, और करते रहेंगे। पी का मतलब क्या है बेटा? पी का कॉर्पोरेट नाम होता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स। पी को क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स। पहले फिक्स्ड असेट कहा करते थे, अब आजकल क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स। और सर इसमें इसके क्या क्या सब हेड हैं बेटा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का पहला सब हेड है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बेटा हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सब चीजें रेडी तैयार हैं बेटा। बेटा इन्हें आजकल क्या कहेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स को हम लोग क्या कहेंगे आज की नई भाषा में? क्या बोलेंगे कॉर्पोरेट भाषा में? कॉर्पोरेट भाषा में हम कहेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके सर। अच्छा गॉड सर, अगला क्या है इसमें बताइए सर। सर तो बताइए, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल असेट्स के कितने बच्चे हैं बेटा? 4 बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल असेट। एंड इंटेंजिबल असेट्स तो पहला नाम है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें क्या क्या आएगा? कोई भी फिक्स्ड असेट, कोई भी फिक्स्ड असेट जो रेडी टू सर्व है भैया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर वगैरह वगैरह। फिर होती है इंटेंजिबल असेट। इसमें क्या आएगा? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। एंड कॉपीराइट। बताओ बेटा 11th से आप पढ़ रहे हो इंटेंजिबल असेट्स, वो असेट्स जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिनको आप ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, बट दे आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और ये बिजनेस का पार्ट होती हैं। इंटेंजिबल असेट्स में क्या क्या आता है बोलो बेटा? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट, वो भी रेडी टू यूज कंडीशन। अच्छा गौर सर ये बताइए, अगली प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स में अगला क्या है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है वो फिक्स्ड असेट जो अभी
प्रोसेस में है, जो वर्क इन प्रोग्रेस में है, अभी तैयार नहीं हुई है, तो एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में क्या जाएगा? जैसे कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन हो, क्या हो? अंडर कंस्ट्रक्शन हो। फर्नीचर आपका बनकर तैयार होने वाला है, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ है, तो वो आप कहां दिखाओगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा गॉड सर, ये इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट ये क्या है? बेटा, यदि आपका पेटेंट, इज इट क्लियर? पेटेंट राइट जो है, अभी पेटेंट आपका डेवलप नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेस है। अंडर क्या है? प्रोसेस है। अभी ये डेवलप नहीं हुआ है, अभी ये फाइनल, अभी रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं है, ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो यदि कोई भी इंटेंजिबल असेट, कोई भी इंटेंजिबल असेट्स अभी तैयार नहीं हुई है, अभी वो डेवलपमेंट स्टेज में है, तो उसे क्या कहेंगे? इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। ओके गॉड सर, सो P&D LO में गॉड सर P क्लियर हो गया, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एन का मतलब क्या है बेटा? एन को कहते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। एन को क्या कहेंगे बच्चा? एन को क्या कहेंगे? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट्स जो आपने लंबे समय के लिए किया है, जैसे आप इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स करें, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स करें, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड करें, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म करें, ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, इज इट क्लियर? इन्हें क्या कहते हैं? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। यदि आप लंबे समय के लिए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बेटा इस इन्वेस्टमेंट्स को क्या कहेंगे? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स, डी का मतलब बेटा P&D LO। डी का मतलब क्या है बच्चा? डी का मतलब क्या है बच्चा? डी का मतलब है डेफर्ड टैक्स असेट। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। डेफर्ड टैक्स असेट सिर्फ एक प्रैक्टिकल, सिर्फ नाम याद करने का है, इसका कोई यूसेज ICCBSE ने नहीं कहा है। डी के बाद एल क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यदि आपने 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए, 2, 3, 4, 5 साल के लिए किसी को लोन दिया है या किसी को एडवांस दिया है, तो ये किस में जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में जाएगा। तो गॉड सर, आपने बताया P&D LO, P means property, plant and equipment and intangible asset. N means non-current investment, मतलब investment जो ज्यादा वक्त के लिए किया है। D का मतलब deferred tax liability, deferred tax asset हो गया भैया। क्या हो गया? deferred tax asset हो गया। सर P&D-L, L का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस हो गया। P&D-LO, P का मतलब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट। एन का मतलब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। डी का मतलब सिंबॉलिकल डेफर्ड टैक्स असेट्स। एल का मतलब लंबे समय के लिए आपने लोन और क्या दिया है? एडवांसेस, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और ओ का मतलब क्या है बेटा? अदर नॉन करेंट असेट। अदर नॉन करेंट असेट। गॉड सर कोई एक एग्जाम्पल बता दो। लो बेटा, नाम याद कर लो। डिपॉजिट विद डिपॉजिट या सिक्योरिटी विद कस्टम अथॉरिटी। डिपॉजिट या सिक्योरिटी विद कस्टम अथॉरिटी। मानो सर आपने कोई भी डिपॉजिट या सिक्योरिटी किसको दी है? कस्टम अथॉरिटीज को दी है। तो बेटा आप इसको किस में डाल देना? अदर नॉन करेंट असेट। यूजुअली इसमें बहुत कम आइटम पूछे जाते हैं या बहुत कम आइटम। इज इट क्लियर? या बस ये समझ लीजिए कि बेटा नॉन करेंट असेट्स क्या है? बेटा वो असेट जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। और बेटा कोई भी आइटम बोर्ड में ऐसा आ जाए जो बेटा ना P है, ना N है, ना D है, ना L है, और लेकिन लॉन्ग टर्म है, तो आप उसे किस में डाल देना? अदर नॉन करेंट असेट्स में डाल देना। ओके गॉड सर। गॉड सर अब अगली असेट्स का नाम बताइए। अगली असेट्स को हम लोग करेंट असेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉड सर इसका भी एक्रोनिम बना दीजिए। सर क्लियर होता चला जा रहा है। करेंट असेट्स को बेटा CITCSO बोलना। क्या बोलना? CITCSO। करेंट असेट्स मीन CITCSO। क्या?
CITCSO, करंट असेट्स मीन CITCSO। और सर सी का मतलब बताइए। सी का मतलब है बेटा करंट इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट? वो इन्वेस्टमेंट जो 1 साल या उससे कम समय के लिए किया जाता है। व्हाट डू वी कॉल इट? करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें बेटा एक और आइटम होता है करंट इन्वेस्टमेंट में, एक चीज होती है मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी। याद रखना बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब दोज इन्वेस्टमेंट्स विच आर हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर। बेटा इसमें एक और भी सिक्योरिटी शामिल है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटी। याद रखना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर दोज सिक्योरिटीज विच आर हेल्ड फॉर लेस देन 3 मंथ्स। लेस देन 3 मंथ्स। बेटा इन्हें 3 मंथ्स से लेस देन 3 मंथ्स के लिए बेटा इन्हें रखा जाता है। तो बोलो बेटा, करंट असेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? CITCSO। सी स्टैंड्स फॉर करंट इन्वेस्टमेंट। सी स्टैंड्स फॉर करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटी भी शामिल होगी। याद रखना, मार्केटेबल सिक्योरिटी को लेस देन 3 मंथ्स के लिए रखा जाता है। इसका पीरियड कितना है बेटा? 3 मंथ्स। अगला है इन्वेंट्री। I stands for inventory. C means current investment. I means inventory. I means inventory. और सर ये इन्वेंट्री में क्या क्या शामिल है? देखो बेटा, यदि कोई इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल हो, क्या हो भैया? मेरे फर्नीचर का कारखाना है और मेरे पास लकड़ी है, तो उसे क्या कहेंगे? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। वो भी बेटा इन्वेंट्री है। बेटा हमारा फर्नीचर तो बनके तैयार हुआ है बेटा, लेकिन अभी पॉलिश वॉलिश नहीं हुई है, तो उसी को क्या कहेंगे? इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ, क्या कहेंगे इसे? इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कहेंगे? इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब आधा बना हुआ फर्नीचर, वो भी इन्वेंट्री हो गई। अच्छा, फर्नीचर रेडी टू सेल है बेटा, लेकिन अभी बिका नहीं है, इसे क्या कहेंगे? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। तो बेटा मेरे फर्नीचर का काम है, मेरे यहां लकड़ी पड़ी हुई है, वी कॉल इट इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। आधा फर्नीचर बना हुआ, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और बेटा फर्नीचर बिल्कुल तैयार है सेल के लिए, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ये तो बेटा आप इन्वेंट्री वर्ड से पहचान जाएंगे। लेकिन बेटा कुछ चीजें और भी इन्वेंट्री हैं जिन्हें कहते हैं लूज टूल्स। क्या कहते हैं? लूज टूल्स। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स। क्या बेटा? तो बताओ बेटा, इन्वेंट्री में कौन कौन सी स्पेशल चीजें शामिल हैं? लूज टूल्स, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स। क्या बेटा? लूज टूल्स, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स। बेटा बड़ी बड़ी कंपनियों में हैवी मशीन्स होती हैं, तो कंपनियों को थोड़ा अपने स्टोर में लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स रखने पड़ते हैं। अब यार कोई एक मशीन का पार्ट काम नहीं कर रहा है, तो क्या लेने बाजार जाएंगे यार? तो कंपनी थोड़ा सा अपने पास इन्वेंट्री रखती है इन चीजों की। तो बताइए बेटा, लूज टूल्स, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स को मशीन मत समझ लेना, इट इज इन्वेंट्री। बताओ बेटा अगला क्या है? सी तो सर हो गया करंट इन्वेस्टमेंट, आई भी हो गया। टी का मतलब क्या है? बोलो बेटा, करंट लायबिलिटी में टी क्या था? ट्रेड पेबल। तो बेटा यहां टी का मतलब क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल में क्या क्या था? गॉड सर, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो यहां क्या होगा बच्चा? डेटर्स। क्या होगा? डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ओके गॉड सर। सर जी अगले सी का मतलब क्या है? इसे इसे बेटा कैश एंड बैंक बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश एंड बैंक बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश एंड बैंक बैलेंस कहते हैं। इसमें क्या आएगा बेटा? कोई भी आपके पास कैश हो या कोई बैंक हो या कोई चेक हो या कोई ड्राफ्ट हो, मतलब बैंकिंग कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हो आपके पास, तो आप उसे क्या कहेंगे? कैश एंड बैंक। सर एच का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांसेस। शॉर्ट टर्म, यदि बच्चा आपने 1 साल से कम वक्त के लिए किसी को लोन या एडवांस दिया है, क्या दिया है? लोन्स एंड एडवांस दिया है, तो बच्चा उसे क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एंड ओ मींस अदर करेंट असेट। ओ मींस अदर करेंट असेट। और सर इसमें क्या क्या आएगा बेटा? प्रीपेड expenses and accrued income। क्या आएगा?
प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम। ये किस में आएगी बेटा? अदर करेंट असेट्स में आएगी बच्चा। इस तरीके से बेटा आप यदि सारी करंट असेट्स को देखो तो सर व्हाट वी कॉल द करंट असेट्स, और प्रिसाइजली वी कॉल इट एज एन एक्रोनिम, वी कॉल इट CITCSO। C means current investment, or it also includes marketable security. Period of the current investment is usually less than 1 year, but marketable securities are held for less than 3 months. Inventories क्या है बेटा? इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का हो सकता है, इन्वेंट्री अनफिनिश्ड गुड्स का हो सकता है, इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स का हो सकता है। ये तो बेटा आपको पहचान जाओगे। बट बेटा लूज टूल्स, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स को भी हम लोग क्या कहते हैं? इन्वेंट्री। और सर ट्रेड रिसीवेबल क्या है? डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल are called jointly trade receivable। और सर कैश एंड बैंक बैलेंस क्या है? बेटा आपके पास कैश में पैसा है, आपके पास बैंक में पैसा, आपके पास चेक्स हैं, ड्राफ्ट हैं, कोई भी सर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप कहां दिखा दीजिएगा? कैश एंड बैंक। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बेटा 1 साल से ज्यादा के लिए लोन एंड एडवांस दिया है, वी कॉल इट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और 1 साल से कम है तो विल कॉल इट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एंड बेटा अदर करंट असेट्स में क्या लिखेंगे? prepaid expenses and accrued income। बेटा अदर देन दैट, इसके अलावा बेटा कुछ लाइबिलिटीज ऐसी हैं बच्चा जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं आती हैं बेटा, इन्हें बैलेंस शीट के बाहर एज अ फुट नोट दिखाया जाता है, और ऐसी लाइबिलिटीज को हम कहते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कैपिटल कमिटमेंट। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज क्या हैं? अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी में बी डिफाइंड एज पॉसिबल फ्यूचर लाइबिलिटी। आज लाइबिलिटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में लाइबिलिटी हो सकती है, और ये डिपेंड करता है किसी भी इवेंट के होने पर और ना होने पर। तो बेटा वो लाइबिलिटी जो आज लाइबिलिटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में लाइबिलिटी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, सर ये फ्यूचर की घटना के होने या ना होने पे डिपेंड करेगा। व्हाट डू वी कॉल इट? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। जैसे गॉड सर, जैसे पहला क्या है? क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट। किसी ने कंपनी पर क्लेम कर दिया है, कंपनी से 10,000 रुपए मांग लिए हैं, मामला कोर्ट में चला गया, लेकिन अभी डिसाइड नहीं है कि वो क्लेम देना भी है कि क्लेम नहीं देना है। इट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। भैया कंपनी किसी की गारंटर बन गई है, क्या बन गई है? गारंटर बन गई भैया, गारंटर बन गई है भैया, तो आप पर ऑब्लिगेशन प्राइमरली आएगा, सेकेंडरी आएगा? सेकेंडरी आएगा। अब जिसके गारंटर बने हैं, जिसके गारंटर बने उसने लोन पे कर दिया तो आप पर कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन उसने मना कर दिया तो लायबिलिटी बिल कम ऑन द कंपनी। नेक्स्ट वन इज भैया, नेक्स्ट वन मैं लिख रहा हूं प्रपोज डिविडेंड। क्या बेटा? प्रपोज्ड डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड बेटा? प्रपोज्ड डिविडेंड इज ऑल्सो कंटिंजेंट लायबिलिटी। कौन सा डिविडेंड बेटा? प्रपोज्ड डिविडेंड इज ऑल्सो कंटिंजेंट लायबिलिटी। और एक और याद रख सको तो, माना आपने कोई बिल डिस्काउंट कराया है, क्या कराया है? डिस्काउंट, और अभी उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आई है। बच्चा ड्यू डेट पर बिल ऑनर भी हो सकता है और डिसऑनर भी हो सकता है, तो हम इसको भी क्या कहेंगे? कंटिंजेंट लायबिलिटी। बेटा एक वर्ड और कंपनीज एक्ट में दिया है, कमिटमेंट। क्या वर्ड दिया है बेटा? कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट का मतलब है फाइनेंशियल कमिटमेंट ड्यू टू एक्टिविटीज। बेटा कमिटमेंट का मतलब है फाइनेंशियल कमिटमेंट जो किसी भी ऐसी एक्टिविटी के कारण हो सकती है जो कंपनी फ्यूचर में अंडरटेक करने जा रही है। इज इट क्लियर? कमिटमेंट से मतलब उन फाइनेंशियल कमिटमेंट से है जो उन एक्टिविटी से जिनका जन्म होगा, जो अभी तक कंपनी ने कमिटमेंट कोई भी सर जी कोई भी अभी काम किया नहीं है, कंपनी वो काम करने जा रही है, उससे वो चीजें पैदा हो सकती हैं। तो बताइए, कमिटमेंट मींस फाइनेंशियल कमिटमेंट एक्टिविटीज अग्रीड बाय द कंपनी टू बी अंडरटेकन बाय इट इन द फ्यूचर। इन द फ्यूचर। और सर इसमें क्या क्या आता है भैया? इसमें क्या है बेटा? पहला है एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट remaining to be executed. Estimated amount of contract remaining to be estimated amount of contract remaining to be executed.
इज इट क्लियर? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसे अभी एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, अभी फ्यूचर में एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसका जो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसे कमिटमेंट माना जाएगा. नेक्स्ट वन बेटा, अनकॉल्ड अप लाइबिलिटी ऑन शेयर्स पार्टली पेड अप. अनकॉल्ड अप लाइबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स पार्टली पेड. बेटा अनकॉल्ड अप लाइबिलिटी ऑन शेयर्स, पक्का बेटा शेयर्स का वो पैसा जो कंपनी ने अभी नहीं मांगा है. कंपनी ने कहा है कि भैया हम इसे फ्यूचर में जब कंपनी कभी बंद होगी तब हम इस पैसे को मांगेंगे. सो अनकॉल्ड अप लाइबिलिटी ऑन शेयर्स, शेयर्स का वो पैसा जो अभी हमने मांगा नहीं है और कब मांगेंगे, फ्यूचर में मांगेंगे जब कंपनी कभी वाइंडिंग अप में जाएगी. एक बेटा और है अरियर ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड. अरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटेड डिविडेंड. बेटा कोई भी अरियर, अरियर का मतलब बकाया अमाउंट है किसका, फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड. कोई भी फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड है बेटा, आप जानते हैं एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिन्हें हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं बच्चा. ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं बेटा जिनका डिविडेंड कंपनी दी एक साल नहीं दे पाती है तो अगले साल 2 साल का देती है, 2 साल ना दे पाए तो अगले साल 3 साल का देती है. मतलब इनका प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड मारा नहीं जाता है बल्कि कंपनी पर क्यूमुलेट होता चला जाता है. और ऐसे डिविडेंड का कोई भी अमाउंट अरियर है, बकाया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कमिटमेंट कहेंगे. क्या कहेंगे, कमिटमेंट. तो बच्चा इस लंबे लेक्चर में मैंने पूरा फॉर्मेट आपको याद कराने की कोशिश की. आप कान में लगाकर बस मुझे बार बार सुन लीजिए. आपको फॉर्मेट 1 2 3 दिन में रट्टाफिकेशन हो जाएगा और आगे के चैप्टर बाद में शुरू करना, पहले इसको तैयार करना. बेटा दैट्स फॉर टुडे. रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन एक्सपीरियंस. रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन एक्सपीरियंस. दैट्स फॉर टुडे बेटा.